जय हिंद दोस्तों। 2 दिन से या 3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से हम यहाँ थे नहीं। दरअसल कह सकते हैं कि अपने गांव से या जहाँ पर भी थे उस जगह पे ये अवेलेबल नहीं था कि हम आपके लिए वीडियो बना सकते थे। तो 10-15 मिनट का वीडियो है नहीं कि पहले से अपलोड करके हम चले जाएँ। 3-3 घंटे का क्लास लेना पड़ रहा है बैक टू बैक। जैसे ये आपको मिलेगा, फिर 1 घंटे के बाद दूसरा क्लास मिलेगा, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा क्लास मिलेगा। तो 3-3 घंटे का क्लास पॉसिबल नहीं था कि हम कहीं पर भी बनाते, इसलिए नहीं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँ। आज ऐसे भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पिछला क्लास में ख़त्म कर चुके थे। आज नियामक ज्यामिति है, और नियामक ज्यामिति वो सब चीज़ तो डिटेल लिखा हुआ है थंबनेल में यहाँ पर भी कि 10th है, कैसे सिन्हा है। जैसे कुछ बच्चे कभी कभी पूछने लगते हैं कि आप कौन सी किताब से पढ़ाते हैं, तो सब चीज़ लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 7.1 में जो भी हम आपको बताएंगे वो पूरा थ्योरी बेस्ड है। और थ्योरी बेस्ड मतलब आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी डिफिनेशन लिखना नहीं, लेकिन फिर भी डिफिनेशन पढ़ना है। मतलब लिखना नहीं है तो पढ़ें क्यों? लिखना नहीं है इन द सेंस जो आप पढ़ोगे वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए कह रहे लिखना नहीं, सिर्फ टिक लगाना है। तो 4 को ऑप्शन देगा, उसमें से टिक लगाना है। जैसे पहला क्या क्वेश्चन है या दूसरा क्या क्वेश्चन है, उस पर आने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देते हैं पहले कि नियामक ज्यामिति क्या है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, और ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं आता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, लेकिन एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो उसमें से एक रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और दूसरी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और ऐसा कोई नियम नहीं है, कि जो पड़ा है वही एक्स अक्ष होगा और जो खड़ा है वही वाई अक्ष होगा। मतलब इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को हमेशा एक्स अक्ष मानना है। लेकिन आप 10th लेवल तक है, अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो सामने वाले पूछ देंगे कि कौन से किताब में लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप किताब पलटो, किताब में तो यही बात लिखा हुआ है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। शायद लिखा हुआ भी हो, लेकिन हायर क्लास या फिर कहो कि इसके बाद एक क्लास 11th में ऐसा बात नहीं लिखा हुआ कि क्षैतिज को एक्स कहते हैं, उदग्र को वाई कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखित है। बस 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को परस्पर लंब पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनमें से एक रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और दूसरे को वाई अक्ष कहते हैं। यानी अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग कहते हैं निर्देशांक अक्ष। इसको भी बोलेंगे निर्देशांक अक्ष, और इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये भी निर्देशांक अक्ष है। दोनों निर्देशांक अक्ष है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी निर्देशांक अक्ष है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये भी निर्देशांक अक्ष है। वो अलग बात है कि एगो एक्स अक्ष है। देखो है तो एक्स अक्ष, लेकिन वह निर्देशांक अक्ष। 2 गो निर्देशांक अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष और एगो वाई अक्ष। इंग्लिश में अगर कोई देख रहा हो लड़का तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पूरे बोर्ड पर, इस बोर्ड को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं
यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और निर्देशांक अक्ष, अब जाहिर सी बात है दो रेखाएं हैं तो एक रेखा हो गया एक्स अक्ष और दूसरा रेखा हो गया वाई अक्ष। और जिस तल पर आकृतीय तल की बात करें, देखो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे जो निर्देशांक ज्यामिति अर्चना बैच वाला है। अर्चना बैच में जो पढ़ा है उसमें थ्योरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बोर्ड जो है एक आकृतीय तल है और दोनों रेखा जो है निर्देशांक अक्ष है। एक चीज़ और, थर्ड चीज़, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन भी आप कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ऑरिजिन। 1 2 3 4, ये जो 4 को घर दिखाई दे रहा है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं या तो चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड, आई वाला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश को आप पाद भी कह सकते हो। चतुर्थ अंश, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, इसलिए चतुर्थ अंश बोला जा रहा है एक एक घर को। चतुर्थ अंश यानी चौथा अंश। क्या है? हाँ हाँ हाँ, चलो चल नीचे आते, चल नीचे आते। हाँ चलो, चल चल नीचे से। हाँ हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार। छोटी बच्ची आ गई थी। यहाँ कहाँ थे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सब ऐसे भी थ्योरी ऑलरेडी बताएं, कह रहे हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे अर्चना बैच का, तो देख लीजिएगा। ऐसे नियामक ज्यामिति हम NCERT से भी पढ़ाए हैं और अर्चना बैच अपने तरीक़े से पढ़ाएं। अब देखो ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें x अक्ष भी प्लस है और जो y है वो भी प्लस है, दोनों प्लस होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें x माइनस में है, y भले ही प्लस में हो। से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो x प्लस में है लेकिन y माइनस में। एक दो पॉइंट और इसी में जोड़ देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि x अक्ष है तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु उठा लो, यहाँ 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 कोई भी बिंदु उठा लो। जैसे इसी की बात करें तो इस पे x नियामक 1 होगा लेकिन y नियामक 0 होगा। यहाँ पे x नियामक 2 होगा, y नियामक 0 होगा। यहाँ पे x नियामक 3 होगा, y नियामक 0, x नियामक 4 होगा, y नियामक 0, x नियामक 5 होगा, y नियामक 0। मतलब x अक्ष पर कोई भी पॉइंट, जैसे इधरे देख लीजिए तो x नियामक -1, y नियामक 0। यहाँ पर x नियामक -2, y नियामक 0। इस जगह पे x नियामक -3, y नियामक 0। यहाँ की बात करें तो x नियामक -4, y 0। यानी कि x अक्ष पर
वाई नियामक हमेशा 0 होता है। इंग्लिश में भी अगर कोई बच्चा देखेगा तो कभी वाई कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ इस जगह की बात करें, यहाँ एक्स नियामक है 0, वाई नियामक भले 1। इस जगह की बात करें एक्स नियामक 0, वाई नियामक 2। मतलब आप वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु उठा लो, वाई अक्ष पर, जैसे इसमें क्या था, एक्स अक्ष पर कौन 0 है, वाई नियामक। और अभी बोल रहे हैं वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होगा। और इस एक्सरसाइज में इतने ही ज़रूरी है बस। अगर ये सब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम बताएंगे तो 100% समझ में आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहा है कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित, निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10, -3 पहला। दूसरा देखिए सेकेंड क्वेश्चन -4, -6। द थर्ड नंबर क्वेश्चन है -8, 6। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/2, 5। फिफ्थ है 3, 0 एंड सिक्स्थ नंबर है 0, -5। देखिए पहले यहाँ को रफ क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स माइनस होता है भले ही वाई प्लस होता। थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है, हाँ वाई भले ही माइनस होता होगा। नीचे की तरफ है, देखो अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो नेगेटिव साइन, ऊपर की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव साइन। इस दीवार की बात करते हो राइट साइड में तो पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड में जाते हो तो नेगेटिव, इतना याद रखना है। हालांकि इसको कहते हैं कि एक्स डैश और ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाई है, वाई डैश है। देखिए अब एक्स प्लस है और वाई माइनस है, कहाँ लग रहा है आपको, जिसमें एक्स प्लस है और वाई माइनस है तो एक्स प्लस और वाई माइनस, यानी जाहिर सी बात है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो आप कह सकते हैं कि चौथा चतुर्थांश है या चतुर्थ चतुर्थांश है। इसकी बात अगर की जाए कि ये वाला कहाँ है, तो एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। एक्स अक्ष भी माइनस में, वाई अक्ष भी माइनस में, और जब दोनों माइनस में है इसका मतलब है कि तृतीय
चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। इसकी बात करें जिसमें x माइनस है लेकिन y प्लस, अब देखो x माइनस मतलब लेफ्ट साइड, y प्लस यानी ऊपर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरा लिखो या द्वितीय लिखो, द्वितीय चतुर्थांश। इसकी बात करें, देखो वैल्यू कितना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बटा में है चिटा में, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस चेक करना। x भी प्लस y भी प्लस, दोनों प्लस, और जब दोनों प्लस है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट में होगा, प्रथम, तो फर्स्ट तो है, x भी प्लस, राइट साइड मतलब प्लस और ऊपर भी प्लस, तो जाहिर सी बात है ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर प्रथम चतुर्थांश बनाता है। इसकी बात की जाए तो ये तो ऐसा लग रहा है कि चतुर्थांश में नहीं है, क्यों? अभी हम समझाए थे कि जहाँ पर y नियामक 0 है मतलब ये कहाँ पर है, x अक्ष पर है, ऑन द x एक्सिस, इंग्लिश में ऑन द x एक्सिस, कहीं ऊपर इंग्लिश नहीं लिखे क्योंकि क्वाड्रेंट है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब चीज़ लिख सकते हो, इतना तो आता है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें x नियामक 0 और x नियामक 0 कहाँ होता है भाई, x नियामक 0 कहाँ पर मिलेगा, y अक्ष पर, ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे x नियामक 0 होता है। तो कहे थे कि जो थ्योरी में हो सकता है कम समझ में आवे, वो एक्सरसाइज या प्रॉब्लम जो भी आपका हो, वहाँ बनाते बनाते समझ में आ जाता है कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको या क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो बिंदुएं हैं वो किस चतुर्थांश में आएगी या किस चतुर्थांश में स्थित है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक, निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक आयताकार नियामक पद्धति या इसी को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। पॉइंट क्या क्या है जो दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4,5, सेकेंड पॉइंट है -2, -7। और देखो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ पेपर पर, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफ पेपर पर अंकित करें। अगर नियामक ज्यामिति में ही हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करने लगें तो फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ग्राफ पेपर कहने का मतलब ही नहीं कि तुम ग्राफ पेपर ही इस्तेमाल करो, बिना ग्राफ पेपर के हिसाब नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आयताकार नियामक पद्धति कह रहा है तो मेन फोकस आयताकार नियामक पद्धति पर करना है। ये इसको तो मिटा देते हैं, तो समझाने के लिए हम बनाए थे। अब आपके लिए एक्यूरेट ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि बना पाएँ, कोशिश करें। 0 है, यहाँ 1 लिखो। देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है पहले आप ढूंढ लो, उसके हिसाब से लेके चलो। इसमें हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 5 है, ये 7 है, 7 से बड़ा नंबर नहीं तो ठीक है, 8 जाएगा, 1 2
3 बराबर बराबर दूरी पे, हो सके तो स्केल का इस्तेमाल कर लेना। बराबर बराबर दूरी नाप के 5 6 7 8 9 तक मान लेते हैं, उतने ही दूरी मान लेते हैं। इधर भी 1 2 3 बराबर बराबर स्केल से नाप के, स्केल से नाप लीजिएगा। हम तो विदाउट स्केल के बना दे रहे हैं। जैसे स्केल यहाँ रहता था, स्केल होता है, स्केल देखिए आपके यहाँ होगा स्केल, तो स्केल से नाप लीजिएगा। ऐसे हम नापे हुए हैं कि मान लीजिए 1 इंच है, ये वाला 2 इंच है, ये 3 इंच है लगभग। अब उतना नापेंगे तो भी आपको अपना दिमाग लगाना होगा, इसलिए अपना बराबर दूरी नाप लीजिए। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बहुत दूर नाप रही है 8 तो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तो 7 है चाहिए था। अब चाहिए 7, हम 8 नाप लिए तो अच्छा किए, 1 पॉइंट बढ़ाकर। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 मान लो, -9 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी वही बात है कि नीचे जब मानेंगे तो -1, देखो लेफ़्ट साइड माइनस, और डाउन फॉल जब होगा तो भी माइनस। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इससे ज़्यादा नीचे अगर गए हैं तो शायद दिखेगा, हाँ दिख तो रहा है, -9 तक। देखो दूरी बराबर होना चाहिए, -1 -2 दूरी बराबर होना चाहिए। जैसे 0 से 1 तक जितना दूरी है उतनी दूरी नाप के फिर 2 लिखेंगे, फिर उतना ही दूरी नाप के 3 लिखेंगे, ऐसे करके। अब यहीं पर क्या है, पहला है 4, 5, तो x नियामक में 4 ढूंढना, x नियामक में 4 यहाँ मिला, और y नियामक में 5 यहाँ मिला। अब इन दोनों को तिरछे नहीं मिलाना है तो त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, यहाँ कह रहा आयताकार नियामक पद्धति, ये ध्यान देना जो हम घेरे हैं। आयताकार मतलब ये जो 4 है और ये जो 5 है, ये 4 ऊपर की तरफ बढ़ेगा, 4 जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा फास्ट नहीं लेके जाना है, 4 को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। और जैसे इसको लेके जा रहे हैं ना इस तरह से, उसी तरह से 5 को कहेंगे तुम इधर बढ़ो। इसका इस्तेमाल जल्दी नहीं होता है। 5 को हम कहते हैं तुम इधर बढ़ो, इस तरह से। और दोनों मान लो यहाँ पर आके मिल गया, तो इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दीजिए ए, और इस जगह पे लिख दो कि कौन से पॉइंट है। तो x नियामक 4 और y नियामक 5 हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर में देखते हैं कि x जो है वो माइनस में और y भी माइनस में, दोनों माइनस में। x पे -2 ढूंढो, ये वाला हो गया, और y पे -7, ये वाला हो गया। इसको बोलेंगे ना कि तुम 7 की तरफ धीरे धीरे बढ़ो, इसका साथ दो, बढ़ो। इसको कहेंगे कि तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ 2 की तरफ, ये भी बढ़ते जाएगा, और दोनों आकर यहाँ मिला है। इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे, कहेंगे x नियामक -2 है और y नियामक -7 है। थर्ड पॉइंट x नियामक 6, तो x अक्ष पे 6 ढूंढना, यहाँ x नियामक 6 और y नियामक है -2, ये वाला हो गया y नियामक। इसको बोलेंगे तुम x की तरफ बढ़ो, उसको कहेंगे कि तुम नीचे की तरफ बढ़ो 2 की तरफ, और दोनों जहाँ पर मिलेगा सी लिख देंगे कि x 6 है और y नियामक -2 है। थर्ड पॉइंट ढूंढते हैं, तीसरा के बाद चौथा नंबर, x -4 है और y 2 है, तो x नियामक -4। अब x नियामक ढूंढना -4, ये वाला हो गया -4, और y नियामक 2, तो y नियामक 2 यहाँ पर हो गया। ये -4 को जो देख रहे हो इसको 2 की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन सीधे नॉर्मली बढ़ाना है इसको, और उसको कहेंगे कि तुम भी हाथ बढ़ाओ अपना
तू भी इधर बढ़ते रहो, ऐसे नहीं कि तू इसी के इंतज़ार में अब बैठल रहो जगह अपने जगह पर, इसको भी बढ़ते रहना है। और दोनों को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर आके मिला दिए, मान लो डी मान लिए इसका नियामक, यहाँ लिख देंगे कि एक्स नियामक कितना है -4 और वाई नियामक 2। इसके बाद 4,0 जिसमें एक्स नियामक ही खाली, सिर्फ एक्स नियामक 4, यही वाला एक्स नियामक 4, वाई तो 0, इसमें एक्स नियामक ही 0 है, सिर्फ वाई नियामक, तो वाई नियामक के जाते हो गए x 0 y 3, चाहो तो डी ई लिख दो, इसको नाम दे दो एफ। इसमें तो बस इतना ही करना था, हो गया सॉल्व। आयताकार नियामक पद्धति हो गया, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा, बिंदु जिसका y नियामक -5 है की स्थिति कहाँ है, ये बतलाना कि है आखिर कहाँ। देख, ये वाला x अक्ष हो गया और ये वाला y अक्ष हो गया। अब साफ साफ कह रहा है कि y नियामक -5 है, तो मान लो कि -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इसके सिमाने में कोई भी बिंदु उठा लो, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कोई भी बिंदु उठा लीजिए, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा लो। जैसे इस जगह की बात करें तो मान लिया जाए कि x नियामक 1 है लेकिन y नियामक -5 है। इसी जगह की बात करो, x नियामक 3 हो गया सर, ठीक है, y नियामक फिर भी कितना -5। इस जगह की बात करें ना सर, तो x = 5 हो गया लेकिन y नियामक -5। इधर भी चलोगे तो x नियामक मान लो -2 है लेकिन y नियामक -5 है। इधर आइए ना सर, x नियामक -5, y नियामक, अरे कुछ भी मानो यार, कैसो मानना है मानो। y नियामक -5, y नियामक -5, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी पॉइंट आप उठा रहे हो, कोई भी बिंदु, ये तो फिक्स है कि x अक्ष से नीचे, x अक्ष से नीचे, और x अक्ष से नीचे कितना दूरी पर है, 1 2 5, x अक्ष से नीचे 5 इकाई की दूरी पर है। इतना तो कन्फर्म है कि x अक्ष से नीचे है, ठीक है, x अक्ष से नीचे है, और x अक्ष से नीचे भी कितना है, तो 5 इकाई की दूरी पर, 1 2 3 4 5, 5 इकाई की दूरी पर। तो यही बतलाना था कि वो बिंदु कहाँ पर है। तो कोई भी बिंदु उठा लोगे, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी, उसको बोलेंगे x अक्ष से नीचे है और 5 इकाई की दूरी पर। तो इस बिंदु की स्थिति के लिए जनरलाइजेशन जो होगा, जनरल पोजीशन, वो यही होगा जो हम बोले, x अक्ष से नीचे 5 इकाई की दूरी।
इसी में ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत के तीन शीर्ष -2, 0, 2, 0 और 2, 1 है तो चौथे शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए। नियामक ज्ञात कीजिए। देखो, हाईएस्ट पॉइंट दो है तो 1, 2, 3 हम 4 मानेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट। 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं। माइनस वाला भी -1, -2, -3, -4 मान लेते हैं। -1, -2, -3, -4। अब एक नियामक है -2, 0, मतलब -2 सिर्फ, 0 के तो कंसिडर मत करो। तो एक तो यही हो गया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए जहाँ पे x -2 और y है ये ना। दूसरा ये वाला बी जो कि x नियामक फिर से है और y नियामक 0 है, 2, 0। और थर्ड बिंदु है 2, 1 जिसमें x नियामक 2 है और y नियामक, मतलब एग्जैक्ट सी मान लो 2, 1। तो इसको मिला दिए। अब अगर आयत बनाना है, क्योंकि कह रहा है यदि किसी आयत के 3 शीर्ष है तो एक शीर्ष तो हो गया ए, दूसरा बी या तीसरा शीर्ष तो डी। अगर आयत बनाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा तभी आयत बनेगा। यहाँ मतलब इसको आना पड़ेगा तभी आयत बनेगा। 1, 2, 3 को फिक्स है तो चौथा एकदम 100% है कि यही होगा और यही होगा डी। कितना? जिसमें x नियामक -2 और y नियामक कितना 1, और यही आंसर होगा। चौथे शीर्ष का नियामक -2, 1 अगर आयत है तब। और अगर मगर कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि किसी आयत के 3 शीर्ष है तो जाहिर सी बात है वही पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज जिसके शीर्ष -2, 3 -4, 2 और 3, -1 हैं अंकित करें। अच्छा, सिर्फ पॉइंट आउट करके दिखाइए और कुछ नहीं कह रहा हो। आपसे ये नहीं कह रहा है कि ये निकालो वो निकालो क्षेत्रफल, कुछ नहीं, बस पॉइंट आउट कीजिए, अंकित करना। जैसे हाईएस्ट पॉइंट -4 है तो लिख दो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर -1, -2, -3,
-4 -5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। x नियामक 2 y नियामक 3, तो x के 2 हो गया और y के 3 हो गया। इन दोनों को मिलाकर अंकित करना। तो समझाइए दें किसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। जैसे 2 है ना, वो 3 के तरफ जाएगा और 3 जो है वो 2 के तरफ आएगा, लेकिन सीधे ऐसे घूम के ना 2 को सीधे ऊपर ले जाना है और 3 को यहाँ लाना है। तो यहाँ पर मिलेगा 2, 3। दूसरा x नियामक -4 है, तो यहाँ पे -4 हो गया और y नियामक 2 है। तो कुछ लोग गलती से यहाँ कहते हैं तो अरे यार ये वाला x नियामक नहीं है, सॉरी x नियामक बोल दिए, ये x अक्ष तो है ही है, हमको चाहिए क्या 2 जो है वो कौन से नियामक है। 2 जाहिर से बात है कि y नियामक, तो y अक्ष पे मिलेगा यहाँ पर। इसको ऊपर बढ़ाओ, इसको यहाँ बढ़ाओ और यहाँ आके मिलेगा -4, 2। फिर x नियामक 3 और y नियामक -1। अब x नियामक 3 ढूंढिए, x नियामक 3 यहाँ पर और y नियामक -1। ये जा हो जाएगा x नियामक 3 और y नियामक -1। तो पहला पॉइंट तो ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया, तीसरा पॉइंट ये वाला हो गया और यही तीनों पॉइंट्स को मिला देना है स्केल की मदद से। देखिए क्योंकि त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप पॉइंट आउट कर दिया त्रिभुज नहीं बनाओगे। त्रिभुज जैसा लगना चाहिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, बन गया त्रिभुज। हालांकि थोड़ा तिरछे होगा, ठीक है, क्योंकि x नियामक 2 है और यहाँ पे x नियामक 3, हल्का तिरछे। बस इतने करने था आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। देखिए कार्टेशियन प्लेन बना लो,
वाई एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस, चाहो तो और भी बड़ा खींच सकते हो, कोई ज़रूर नहीं कितने रहेगा। अब इसको बड़ा कर दीजिए। अब दो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, मतलब इतना तो फिक्स है कि जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं उसकी भुजा 2a है और आधार वाई एक्सिस पे है। हो गया दिक्कत। देखिए आधार वाई एक्सिस पे, मतलब मान लो ये वाई एक्सिस है, थोड़ा सा हट के बना रहा है, आधार इस पे है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आधार इस तरह से है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, आधार का मध्य बिंदु। अब देखो ये पूरा लेंथ कितना था 2a, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर a होगा और नीचे भी a होगा, तभी ने a और a मिलाकर 2a हो जाएगा लंबाई। ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पर या कार्टेशियन सिस्टम में हम समझाएं कि नीचे जो भी नापते हो सब के सब माइनस में और ऊपर जो नापते हो प्लस में। तो ऊपर जो a दूरी हम नापे हैं उसको लिखेंगे कि a है, जैसे यहाँ तक x नियामक 0 y नियामक 0, सॉरी x नियामक 0 y नियामक थे। नीचे अगर आते हैं तो भी x नियामक 0 लेकिन y नियामक a है ना सर, a ही लिखेंगे लेकिन माइनस में। तो 2 गो तो निकल गया, बाकी तीसरा बच गया, वो भी फाइंड कर लेंगे, इसमें भी कोई भारी बात नहीं। इतना मालूम चल गया, तीसरा भी पता चल जाएगा। कैसे? देखो समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर से इसको ऐसे मिला दीजिए, वो एक अक्ष पे मिलेगा, इसको मिला देंगे तो भी एक अक्ष पे मिलेगा। तो हम 100% है कि कहीं न कहीं एक अक्ष पे मिलेगा। कैसे आपको पता चलेगा एक अक्ष पे? अरे यार गारंटी, हाँ कैसे गारंटी? क्योंकि एक जो इसका भुजा है वाई अक्ष पे है, तो बाकी दोनों भुजा मिलेगा हमेशा एक अक्ष पे, कन्फर्म। क्यों? अरे क्यों? इसलिए क्योंकि इस आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु भी है। मध्य बिंदु क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने एक भुजा पर अगर लंब डालें समबाहु त्रिभुज में तो मध्य बिंदु होगा। अब हम बोल रहे हैं ऐसा ना, इससे काम थोड़ा चलेगा। अब दो शीर्ष के बारे में बता चुके हैं, एक आया है 0, a और एक आया है 0, -a, और कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। ये भी तो अभी बाकी है, इसको बताना है। ये कैसे बताएं? देखो ये जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है, इस भुजा की लंबाई अगर बात करें तो 2a है, इस भुजा की भी बात करें तो भुजा की लंबाई कितना है? 2a है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है समबाहु त्रिभुज है और इसके भुजा की लंबाई 2a है, तो इधर भी लंबाई 2a है, इधर भी लंबाई 2a है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इसको आप कह सकते हो कि कर्ण है। ये जो a दिखाई दे रहा है हम इसको कह सकते हैं लंब है। तो रह गया आधार, वो कैसे निकालें? यहीं पे निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना के स्क्वायर? 2a के स्क्वायर। लंब माने कितना के स्क्वायर? a के स्क्वायर। आधार मतलब नहीं जानते हैं, 2a के स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर अब बराबर a स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस बचा कुछ आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर घट गया 3a स्क्वायर, इसलिए आधार बराबर स्क्वायर जो है इधर आके रूट हो जाएगा √3 और a स्क्वायर के रूट तो सिर्फ a, यानी आधार अगर बात करें लंबाई तो √3a, यानी इस जगह का x नियामक √3a और y नियामक तो 100% 0। तो तीसरा शीर्ष हो गया √3a, 0। यही होगा आंसर।
आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि तीनों शीर्षों के नियामक बताइए। तीनों शीर्षों का नियामक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक आयत इस प्रकार है कि AB बराबर 10 इकाई और BC बराबर 8 इकाई। AB और AD को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानते हुए ABCD अलग अलग है के नियामक ज्ञात करें। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था ना, देखिए कि यहाँ और यहाँ हम इधर मिला दिए थे, तो इधर क्या हुआ था कि √3a,0 आया था। हो सकता है कि उधर नहीं मिला, कि हम इधर मिलाते, ये भी तो त्रिभुज हो सकता था। तो इधर भी हो सकता था -√3a,0। मतलब ये दोनों नियामक तो फिक्स था। जो समझ रहे हैं वो इसको भी समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, पिछला का अच्छा था जो हम पहले बताए थे। लेकिन आंसर के लिए बता देते हैं कि √3a होगा प्लस में, तो एक बार माइनसों वाला आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उधर क्यों त्रिभुज ऐसे बने। इसको हटा दीजिए, इधर भी तो त्रिभुज बन ही रहा है ना। तो आंसर में +-√3a,0 लिखना चाहिए था। हम सिर्फ प्लस लिखे हैं तो गलत नहीं, सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आधा अधूरा आंसर, इसलिए हम बता दिए इसको कि उसमें छूट गया। यहाँ पर देखिए ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, तो ABCD एक आयत है। ए कहाँ लिखें, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहले ही दे लिया कि AB को और AD को एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः, यानी A तो 100% यहाँ होगा और B इधर चलेगा। अरे यार, अगर AB इधर होगा तभी न बोलेंगे कि एक्स अक्ष है, क्योंकि वो खुद कह रहा कि AB कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर, और यहाँ D मान लेंगे, तभी न हम कहेंगे कि AD जो है ये वाला ये जो दिखाई दे रहा है वो वाई अक्ष होगा, क्योंकि AB और AD को क्रमशः एक्स अक्ष, यानी AB को एक्स अक्ष और बाद में AD है तो AD को वाई अक्ष मानना है। बाकी से यहाँ हो गया, कहानी खत्म। बाकी संभल के बाकी जो भी मानना हो संभल के मानना। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ऐसे नहीं हो सकता है कि A मूल बिंदु पे नहीं रहे, असंभव। A मूल बिंदु पर होगा ना, तभी AB
एक्स अक्ष बनेगा और ए डी वाई अक्ष। अगर मान लो ए इधर हो गया, सपोज दैट मान लेते कि ए यहाँ है, तो ए बी तो एक्स अक्ष पे होगा, लेकिन जो ऐसे खींचोगे डी वो वाई अक्ष पर नहीं होगा। ये भले ही बोल सकते हो ऐसे अगर खींचोगे ना तो कह सकते हो कि वाई अक्ष के पैरेलल है, वाई अक्ष के समानांतर। और समानांतर जैसा कोई बात चल नहीं रहा है यहाँ पे, वो तो डायरेक्ट कह रहा है कि ए बी एक्स अक्ष पे और ए डी वाई अक्ष पे, तो कहानी हो गया ख़त्म। ए मूल बिंदु पे होगा, तो हम गारंटी है कि मूल बिंदु पे होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब ए बी क्या माना गया है, ए बी 10 इकाई, ए बी 10 इकाई दे दो। बी सी कितना है, तो बी सी ढूंढना पड़ेगा। बी सी कितना, 8 इकाई। अब देखो सोचो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 और वाई नियामक 0, क्योंकि एक अक्ष पे। अगर ये वाला 8 है तो 100% है कि वाला हाइट भी 8 होगा, यानी वाई नियामक तेजा होगा, भले ही एक्स नियामक 0। सी के बारे में बतलाइए। तो सी जो है उसका तो एक्स नियामक भी है, ये जो है यहाँ से डॉट 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 करके मिला, एक्स नियामक मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 10। इसको डॉट 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 करके वाई पे मिला, वाई भी मिल जाएगा। कितना लंबा मिलेगा, 8। तो अगर आंसर लिखने की बारी है कि आप आंसर बताइए ना कि क्या होगा। ए तो कह सकते हैं ए इक्विवेलेंट टू 0,0, बी इक्विवेलेंट टू 10,0, सी इक्विवेलेंट टू, देखो 3 बार रहता है ना, इसको इक्वल टू मत बोलना, या ऐसे भी मत बोलना कि 3 बार इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू। सी इक्विवेलेंट टू 10,8, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सी आइडेंटिकल विद 10,8, इसको आइडेंटिकल विद पढ़ा जाता है। डी इक्विवेलेंट टू 0,8। यही तो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। साथ में एक बार ज़रा आंसर भी चेक कर लें। ठीक है, 8वां, उसको भी क्यों छोड़े। आठवां भी है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अधूरा है उसमें। इसमें जो भी था वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दिया गया था, और इसमें थोड़ा सा अधूरा है। पूरा जानकारी क्वेश्चन में नहीं, आपको खुद से मानना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कह रहा है, 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग ए बी सी डी है। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः ए बी और ए डी और ए डी के समानांतर मानते हुए ए बी सी और डी के नियामक ज्ञात करें।
देखिए क्वेश्चन क्या है। 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग ABCD है, तो एक वर्ग बना दो। ये भी 20 लंबा है, ये भी 20 लंबा है, ये भी 20 लंबा है और ये भी 20 लंबा है। ठीक, ABCD है। और वर्ग के केंद्र को, वर्ग का केंद्र कहाँ होता है? तो वर्ग का जो केंद्र होता है वो दोनों ही, इस मार्कर से नहीं बनाते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। दोनों ही जो विकर्ण है ना, हम देखो उतना अच्छा से वर्ग बना नहीं पाए हैं। अगर वर्ग सही से बनाते तो केंद्र भी सही से बनता। वर्ग के जो दोनों विकर्ण हैं वो जिस बिंदु पर काट देते हैं एक दूसरे को, अब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे हैं यही कहलाएगा कि वर्ग का केंद्र है, वर्ग के केंद्र। और यहीं पे आपको मूल बिंदु मानना है, इसी को मूल बिंदु मानना है। ये तो मूल बिंदु हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको मूल बिंदु मान रहे हैं तो यहाँ से 2 लाइन गुजरेगा, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। आपको कैसे पता कि ऐसे ही गुजरेगा? हमको नहीं पता है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम कौन होते हैं जो हमको पता चल जाएगा? इस क्वेश्चन में लिखा, आपको समझना होगा। देखिए क्या कह रहा है, वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः AB और AD के समानांतर। मतलब देखो इसको नाम आप दे सकते हैं AB नाम देंगे तभी नहीं होगा। कौन से अक्ष? x अक्ष के समानांतर, और इसको कह देंगे y अक्ष है। अगर ये A है तो इसको D नाम दे देंगे, तभी तो बोला जाएगा कि AD y अक्ष के समानांतर है। बाकी C यहाँ नाम दे दिए, तो अभी तक तो हम सिर्फ नाम दिए। अब समझने पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। वर्ग का केंद्र है, सही है, और वही मूल बिंदु भी सही है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। कैसे माने? हम नहीं मानते, क्योंकि हम कौन होते हैं मानने वाले। इसमें कह रहा था कि AB जो है वो x अक्ष के समानांतर है, या फिर ऐसे बोलिए कि जो x अक्ष है वही AB के समानांतर है। तो हमको यहीं से x अक्ष ऐसे ही बनाना पड़ा। काहे से बनाना पड़ा? अगर इसको मूल बिंदु मानते तो ये भी तो हो सकता है कि y अक्ष हो सकता है, लेकिन नहीं मानोगे क्योंकि AB के समानांतर ही मानना है, और फिर AD के समानांतर मानना है y अक्ष। इसी में दे ले कि x अक्ष AB और y अक्ष AD के समानांतर मानते हुए, समानांतर ही मानना होगा। मान लिए। चलो, भुजा कितना? 20 इकाई भुजा। अब देखो अगर भुजा है 20 इकाई तो पहले विकर्ण निकाल लो। वर्ग का विकर्ण मालूम कर लीजिए एक बार। क्या होता है? √2 गुने भुजा, यानी 20√2 इकाई। तो जाहिर सी बात है कि अगर आधा आधा लंबाई बोलेंगे तो आधा लंबाई हो गया 10√2, ये आधा लंबाई बोलेंगे तो भी 10√2। कहीं से भी देखें, ये आधा लंबाई 10√2, कहीं से भी देख लें 10√2। प्लस माइनस के जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि लंबाई प्लस या माइनस में नहीं चलता है। अब ज़रा ध्यान दो, अगर ये पूरा 20 है, B से लेके C तक 20, तो जाहिर सी बात है इधर वाला हिस्सा 10 होगा और इधर वाला हिस्सा ऊपर वाला 10 होगा, तभी 10 और 10 20 होगा। तो ये 10 है, ये वाला 10√2 है, तो ये भी तो 10 ही ना होगा यार। क्यों? पूरा भुजा ही 20 है। जो भी भुजा उठा लो, इधर 10 है तो इधर भी 10। कहीं से भी भुजा की लंबाई देखो तो 20-20 इकाई है, तो इधर 10 इकाई हो गया और इधर भी 10 इकाई हो गया। अब ज़रा ध्यान से रेड पेन से एक नियामक की बात करते हैं, क्योंकि जो है सो डायग्राम में है, इसमें सॉल्व करने वाली कोई वैसी बात नहीं है।
इसका एक्स नियामक कितना है देख लो, एक्स नियामक इधर चल रहा है नेगेटिव में, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड है नेगेटिव में। ये तो फिक्स है कि इतना की दूरी जो है वो 10 है, लेकिन लिखेंगे -10। वाई नियामक की बात करें तो भी नीचे की तरफ जा रहा है मूल बिंदु से, -10। बी की बात करो, बी के एक्स नियामक सोचो, देखो एक्स नियामक इधर चल रहा है तो 10 हो जाएगा। वाई नियामक बात करें तो नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए -10। सी की बात करें, सी जो पॉइंट है उसमें एक्स नियामक राइट साइड में है तो एक्स नियामक तो प्लस हो जाएगा, और वाई नियामक ऊपर की तरफ है, ये वाला बिंदु एक्स 10 है और वाई भी 10 है। डी की बात करें तो एक्स भले ही माइनस में हो 10, लेकिन वाई नियामक तो ऊपर जा रहा है यानी कि +10। इसमें तो विकर्ण का कोई काम धाम था ही नहीं, विकर्ण का तो कहीं इस्तेमाल भी नहीं हुआ, बेकार में विकर्ण निकाल दिए। ABCD 10 -10, बी कितना है 10, -10, सी बन गया यार। इसमें विकर्ण का कोई लेना देना ही नहीं था। इत्तेफाक बोलो कि ये क्लास भी ख़त्म हुआ और क्लास लेने का जो टाइम है वो भी ख़त्म हुआ, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। तो इसी को कहते हैं लक बाई चांस कि दोनों एक साथ एक ही टाइम पर ख़त्म हुआ। देखिए ये क्लास तो आपको मिलेगा 7 बजे, इसके बाद 8 बजे एक बार ट्राई कर लेना। अगर क्लास मिला, प्रीमियर में लगा रहा तो अच्छा है, और नहीं मिला थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा भाग दौड़ इधर उधर हो गया है ना, तो हरासमेंट जैसा लग रहा है, पूरा थकान जैसा महसूस हो रहा है, एकदम पूरा सर भारी तो नहीं लग रहा है, सर दर्द नहीं, लेकिन पूरा शरीर में एकदम दर्द जैसा लग रहा है। तो अगर आपको 8 बजे तुरंत क्लास मिल गया 7 बजे के बाद, 8 बजे या 8:05 या 8:10 में तो ठीक है, और अगर 8:10 तक नहीं मिला तो उम्मीद कर लीजिएगा कि आपको आज क्लास नहीं मिलेगा, अब इसके बाद कल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी एक एक्सरसाइज हम ख़त्म कर दिए 7.1। अब 7.2 बताने जाएंगे तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जो समझो वो भी चला जाए, और हम नहीं चाहते हैं चला जाए, इसलिए 10 मिनट का गैप आपको देंगे। जब ये क्लास ख़त्म होगा 7 से 8 ज़रूर बच गया होगा, तो 10 मिनट का आपको गैप देंगे। वो जो क्लास स्टार्ट होगा वो 8:10, हो सकता है 8:15 भी हो जाए, एक्सेस 8:10 में। ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट के बाद एक बार फिर से इस चैनल पे आके ज़रा चेक कर लीजिएगा प्रीमियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो अच्छी बात, नहीं चल रहा है 10 मिनट के बाद आएँ फिर भी देख रहे हैं नया आया है सर, 8:15 में भी नया आया है, इसका मतलब है कि फिर वेट करने के बाद में है, कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक रहेगा। और हाँ, जाते जाते यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़रूरतमंद लोगों तक अगर हो सके आपसे बन पड़े तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई ज़रूर नहीं, शेयर करना उतना ज़रूर है, बस आप सिर्फ एक लाइक तो कर सकते हो 100 में। अब तो 150 में आप लोग व्यू देखते हो, 150 लोग देखते हो, तो 150 लोग देखते हो, अरे कम से कम 100 को तो लाइक कर दो, 50 को भी कर दो यार, वही बहुत है। और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आपके पास हर दिन टाइम पर वीडियो पहुंचता रहे। और मैं तो मिलता ही रहता है, कुछ दिन नहीं मिला उसके लिए हम जाते जाते फिर से आपसे आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, अभी के लिए फ़िलहाल बाय।